सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज का जो टॉपिक हमारा है इसमें पढ़ेंगे हम क्रोमोसोम सिद्धांत को पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि जो सटन तथा बोवेरी हैं उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर जब इनहेरिटेंस होता है तो उस इनहेरिटेंस यानी कि वंशांगति में क्रोमोसोम सिद्धांत को समझाया। देखिए, क्रोमोसोम सिद्धांत को समझने से पहले ये जरूरी है कि हम जानते हैं मेंडल ने किए थे अपने प्रयोग, लेकिन जब मेंडल ने अपने प्रयोग किए, उन्होंने ये प्रयास किया, यानी कि जो भी उनका शोध था उस शोध के लिए उन्होंने ये प्रयास किया कि ये शोध कहीं पर छपे और जो भी लोग हैं उनके इस शोध से परिचित हों, जाने और इसको आगे बढ़ाएं। तो 1866 की बात है। मेंडल ने अपने प्रयोगों को छापने के लिए भी रख दिया। तो जिस सोसाइटी को ये उन्होंने अपने प्रयोग छापने के लिए दिए थे वो सोसाइटी थी द प्रोसीडिंग ऑफ द ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जिसने उनके शोध को 1866 में छापा था। अब जब ये 1866 में उनके शोध छपे तो उस समय उनको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। उसके कई कारण थे, जैसे कि आज जो जितना सिस्टम यहाँ पर डेवलप है, कहने का मतलब जितना सूचना तंत्र मजबूत है उतना सूचना तंत्र उस समय मजबूत नहीं था। जो प्रयोग थे वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। फिर कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जो उनके प्रयोगों में जैसे फैक्टर्स के यूज को लेकर या अन्य चीजों को लेकर सहमत नहीं होते थे। तो फिर क्या हुआ, काफी समय तक वो उनका जो शोध था ऐसे ही रहा, सिर्फ छप गया और दबा रह गया। चीज धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर 1882 की बात है। फ्लेमिंग ने माइटोसिस की प्रोसेस का अध्ययन किया, यानी कि समसूत्री विभाजन का जब अध्ययन किया तो समसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के दौरान उन्होंने जब गुणसूत्र हैं यानी कि जब क्रोमोसोम है उन क्रोमोसोम के अध्ययन को भी किया। ये बात कब की है, यानी कि 1866 में छप गया मेंडल का शोध। उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ती है, यानी कि 1882 की ये बात है जब यहाँ पर प्रयोग किया गया। फिर क्या होता है, धीरे धीरे प्रोसेस फिर आगे बढ़ी और 1900 की बात है। 1900 के दौरान ऐसा हुआ कि 3 साइंटिस्ट थे। उन 3 साइंटिस्ट ने जो मेंडल के काम को थोड़ा आगे बढ़ाने का जिन्होंने प्रयास किया, जिसमें डी ब्रीज थे, शेरमॉक थे, कोरेंस ने, इन्होंने क्या किया कि जो मेंडल ने काम किया था उसका अध्ययन किया और उस काम की इम्पोर्टेंस को समझा, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे प्रयोग किए थे जो मेंडल के काम से मेल खाते थे। फिर उसके बाद 1902 की बात है। सटन तथा बोवेरी ने आगे जाके प्रयोग किए। उन्होंने भी अध्ययन जब किया इससे संबंधित, तो जो उनका अध्ययन था वो था कि जब युग्मकों का निर्माण होता है, यानी कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, तो गैमीट फॉर्मेशन के समय जो फैक्टर्स हैं या जो जीन हैं और जो क्रोमोसोम्स हैं, फैक्टर्स और क्रोमोसोम का जो व्यवहार है वो बहुत मेल खाता है। ये बात बताई थी किसने, सटन तथा बोवेरी ने। मतलब बताई क्या थी, जब वो अध्ययन कर रहे थे, 1902 की बात है। फिर उन्होंने एक सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया जो कि कोशिकीय सिद्धांत था। तो ये तो था कि जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड एक बेस कि ये टॉपिक की शुरुआत होती कहाँ से है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर जब प्रयोग आगे किया गया, सटन तथा बोवेरी की बात करें, इसमें क्या होता है, जब उन्होंने ये सिद्धांत को बताया, उन्होंने कहा कि जब मेंडल का जो काम है और जब यहाँ पर ये पूरा चार्ट अभी समझेंगे, उन्होंने कहा कि जब मेंडल के जो फैक्टर्स हैं और जो क्रोमोसोम्स हैं वो उस समय लगभग अपने व्यवहार में समानता प्रदर्शित करते हैं जबकि युग्मकों का निर्माण होता है। अब जब ये व्यवहार की समानताएं धीरे धीरे करके प्रक्रिया आगे बढ़ती है और जीव विज्ञान की एक नई शाखा का यहाँ पर जन्म होता है, जिसे बोला जाता है साइटोजेनेटिक्स, कोशिकीय आनुवंशिकी। यहां से साइटोजेनेटिक्स की शुरुआत हुई। ठीक है, कोशिकीय आनुवंशिकी। अब देखिए, कोशिकीय आनुवंशिकी या साइटोजेनेटिक्स जो है, इसमें क्या चीज का अध्ययन किया जाता है। ये 2 विज्ञान की शाखाओं का मिला जुला रूप है। एक तो कोशिकीय विज्ञान और दूसरा
आनुवांशिकी, यानी कि कोशिका के अंदर किस तरीके से कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वंशागति के लिए या आनुवंशिकी के लिए, उन कारकों के बारे में या उन चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत। अब बात करें कि जो ये प्रयोग है, इस प्रयोग को किस तरीके से आगे बढ़ाया और सटन तथा बोवेरी ने उसे समझाने की कोशिश कैसे की। देखिए, सटन तथा बोवेरी ने जब अपना प्रयोग समझाया तो उसके लिए उन्होंने लिए थे गोल पीले और झुर्रीदार हरे बीज के आधार पर। जो हम उनके प्रयोग को समझ रहे हैं उसकी उदाहरण की बात कर रही हूं मैं। गोल पीले और झुर्रीदार हरे, अभी हालांकि लास्ट सेशन में हमने ये पढ़ाई, शायद कलर इंडिकेटेड होगा, अगर लाइट ज्यादा नहीं हो रही होगी, काफी कंट्रोल करने की कोशिश की है लाइट को। क्या है गोल पीले, ऑरेंज कलर से मैंने दिखाया, और इधर झुर्रीदार हरे मैंने रेड कलर से, सॉरी ग्रीन कलर से उसे दिखाने की कोशिश की। हम जानते हैं गोल पीले क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, सो कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई वाई, यहाँ पर स्मॉल आर आर और स्मॉल वाई वाई। तो ये क्या है, झुर्रीदार हरे हैं और ये गोल पीले हैं। आगे जब इनमें क्रॉसिंग होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, ये तो आप जानते हैं, इसके गैमीट यहाँ पर आ गए, यानी कि आर वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्स्ट फीलियल जेनरेशन का यहाँ पर फॉर्मेशन जब होगा, जब फर्स्ट फीलियल जेनरेशन बनेगी, तो हमने पढ़ा था कि सभी बीज कैसे मिलेंगे, गोल पीले मिलेंगे। ठीक हो गया। अब यही प्रोसेस आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद ये जो दो क्या कहना चाहिए, पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट फेज आती है जेनरेशन की, सॉरी डिवीजन की, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के आधार पर समझाने की कोशिश की। तो इसमें क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेटाफेज पर एक दूसरे से फ्री फॉर्म में, एक प्लेटफॉर्म में अरेंज हो जाते हैं या एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो जीन है और जो उनके कैरियर हैं, मीन्स जो उनके वाहक हैं, ये जीन और उनके कैरियर क्या करते हैं, वाहक कौन होगा, जीन का वाहक कौन होगा, क्रोमोसोम होगा। तो ये क्या काम करते हैं कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रदर्शित करते हैं, और ये इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि जो क्रोमोसोम्स है उसमें होमोलॉगस जोड़े हैं, और मियोसिस विभाजन जब हो रहा है तो अलग अलग परिस्थितियों में इनका अरेंजमेंट होता है। दो अलग अलग परिस्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, अगर ऊपर नीचे आप देख रहे हैं, जो मैंने इंडिकेट किया था गोल पीले से, तो दो ऑरेंज क्रोमोसोम्स दिखाए हैं, दो ग्रीन क्रोमोसोम्स दिखाए हैं। यहाँ पर एक ऑरेंज है और एक ग्रीन है, एक ऊपर ग्रीन है नीचे ऑरेंज है, तो दो अलग अलग स्थितियां मिलती हैं यहाँ पर, जिन स्थितियों में ये क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं और एक दूसरे से यहाँ पर ये सेपरेट हो जाते हैं। फिर प्रक्रिया आगे बढ़ती है, और जब सेकंड फेज स्टार्ट होती है, ये सेकंड फेज का डायरेक्ट एग्जांपल है यहाँ पर। तो जब ये सेकंड फेज स्टार्ट होती है तो यहाँ 4 प्रकार के ये गैमीट फॉर्म होते हैं। पहले वाले में कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी कि ये दोनों ऑरेंज से इंडिकेटेड हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई दोनों ग्रीन से दिखाए हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो ये जो सेकंड फेज में, यानी कि मेयोसिस में जब ये द्वितीय अवस्था स्टार्ट होती है और मेटाफेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4 अलग अलग तरीके के क्रोमोसोम युग्मक बनते हैं, यानी कि गैमीट फॉर्म होते हैं। अगली बात, एक विशेष चीज ध्यान रखने की है कि जो इसकी मदर सेल के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है, वो यहाँ पर आते आते हर इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। यहाँ हमने 4 बनाए, देखिए यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, 4 बनाए, या तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों उसमें क्या हो जाते हैं, 2-2 करके बट जाते हैं और आधे गुणसूत्र की संख्या ही यहाँ पर रह जाती है। इसके बाद क्या होता है, जो ये 4 अलग अलग तरीके की यहाँ पर स्थिति दे रहे हैं, जो जैसे हर क्रोमोसोम और जीन की जो संख्या होगी, जैसा कई बार क्वेश्चन होगा भी कि जैसे जीन है उसके लिए वाहक कौन होते हैं, तो वाहक का काम करेंगे क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर क्या होगी, जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो अपनी पैतृक कोशिका से, यानी कि पेरेंट सेल से कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो जब द्विसंकर क्रॉस होता है तो 2 जीन, कोई भी 2 जीन ले लीजिए, तो 2 जीनों के एलील अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, और इस चीज को हम यहाँ पर इस विधि के द्वारा समझ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के यहाँ पर गैमीट की फॉर्मेशन हो रही है।
अब बात ये आती है कि जब मेटाफेज फर्स्ट की बात है, इसमें हमने देखा कि एक अलग तरीके से अरेंज हो जाते हैं, और जब मेटाफेज 2 की हम बात कर रहे हैं तो इनमें जो अरेंजमेंट होता है वो अलग तरीके का होता है। तो एक तो हम डिफरेंस यहाँ पर ये देख सकते हैं। दूसरी चीज, जब इसको डिफाइन किया गया उसके बाद समझाने की ये कोशिश की गई कि जो ये सिद्धांत आया इस सब की स्टडी के बाद कि जैसे कोशिका का विभाजन है और कोशिका के विभाजन के समय जो क्रोमोसोम है और जो क्या कहना चाहिए, इनहेरिटेंस के लिए मेंडल ने जिनको फैक्टर्स कहा, यानी कि जिनको जीन कहा, बाद में जीन कहा गया, जॉनसन ने उनको जीन कहा था। 1909 की बात है जब मेंडल के फैक्टर्स को जीन नाम दिया गया था। हम पढ़ चुके हैं, रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जीन दोबारा नाम यहाँ पर आ रहा है। अब क्या होता है कि जब जो फैक्टर्स हैं, जो इसके क्रोमोसोम के और जो मेंडेलियन फैक्टर्स हैं उनके बीच में कई तरीके की समानताओं को देखा गया, तो उसके बाद सटन तथा बॉबेरी ने, जैसा हमने यहाँ पर कहा कि जब ये पूरी चीजें स्पष्ट हो गई तो 1902 की बात है, सटन तथा बॉबेरी ने वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को यहाँ पर प्रमोट किया, यानी कि उस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, जो क्या बताती हैं। पहली चीज वो ये बताती हैं कि क्रोमोसोम जीन के वाहक के तरीके से काम करते हैं, यानी कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, जीन के वाहक होते हैं। दूसरी उन्होंने ये चीज बताई कि जो क्रोमोसोम है या जो जीन है, क्रोमोसोम के जोड़ों का बनना और उनका अलग हो जाना, जीन के जोड़ों का बनना और उनका अलग हो जाना, ये कैसे होता है, खुद ही होता है, मतलब स्वतः होता है, ये प्रक्रिया स्वतः होती है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि जैसे कहा कि क्रोमोसोम्स के जोड़े बन रहे हैं, फिर वो क्या हो रहा है, अलग अलग फॉर्म में अरेंज हो जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है कि क्यों होती है। पहले तो ये चीज है कि जैसे जो क्रोमोसोम है या जो फैक्टर्स जिनको कहा गया है, सॉरी जो जीन है या फैक्टर्स जिनको कहा गया है, वो किस पर स्थित होते हैं, क्रोमोसोम्स पर स्थित होते हैं। धीरे धीरे करके वो कहाँ चले जाते हैं, ऑफ स्प्रिंग में चले जाते हैं। अब क्रोमोसोम के जोड़े बन भी रहे हैं, अलग भी हो रहे हैं, सेम चीज जीन के साथ चल रही है, बन भी रहे हैं जीन के जोड़े और जीन के जोड़े अलग भी हो जा रहे हैं, और इसके लिए कोई एनहेंस प्रोसेस नहीं हो रही है, वो खुद ही ऐसी प्रोसेस चल रही है। तो ये प्रक्रिया क्यों होती है, ये प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि जब सटन तथा बॉबेरी ने ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि जब ये प्रक्रिया स्वतः होती है तो एक्चुअली ऐसा होता है, या इंडिपेंडेंट, जैसे शुरू में ही कहा कि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रदर्शित कर रहा था। अब धीरे धीरे करके ये 2-3 मुख्य बिंदु हैं जो इस क्रोमोसोम सिद्धांत से रिलेटेड है। उन 2 चीजों को ही ध्यान में विशेष रूप से रखिएगा। पहली चीज, जो क्रोमोसोम होते हैं जीन के वाहक के तरीके से काम करते हैं। दूसरी चीज, जीन जोड़ों का बनना और क्रोमोसोम जोड़ों का बनना, और जीन जोड़ों का अलग होना, क्रोमोसोम जोड़ों का अलग होना, ये स्वतः होता है। अब ये क्या आ गया, कोशिकीय सिद्धांत आ गया। कब आया, 1902 में आया। कौन लेके आया, सटन तथा बॉबेरी लेके आया। मतलब इन दोनों का संयुक्त प्रयास था। और किससे संबंधित था, उन्होंने जब गैमीट फॉर्मेशन हो रही थी तो उस समय मेंडेलियन फैक्टर्स के साथ कुछ क्रोमोसोम की समानताएं देखी, जिस आधार पर फिर उन्होंने अपने अध्ययन को आगे बढ़ाया। जब ये चीज यहाँ पर आ गई, क्योंकि 1866 से लेके 1902 तक की अगर हम बात करें तो ये चीज क्या हो गई, आगे बढ़ी। अब इस खोज पर लोगों का ध्यान गया। लोगों का ध्यान जाने के बाद इसी जो भी क्रोमोसोमल थियरी है इनहेरिटेंस से रिलेटेड, यानी कि वंशागति का जो कोशिकीय सिद्धांत कहें या क्या कहना चाहिए, क्रोमोसोम सिद्धांत, क्योंकि क्रोमोसोम सिद्धांत के बेस पर हम पढ़ रहे हैं, तो क्रोमोसोम सिद्धांत जो यहाँ पर दिया उसके लिए फिर मॉर्गन ने बहुत सारे प्रयोग किए, स्टेंटेवेंट ने बहुत सारे प्रयोग किए, कैल्विन ब्रिज ने बहुत सारे प्रयोग किए, और उन्होंने इस सिद्धांत को ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर प्रयोग किया। जो मॉर्गन है, मॉर्गन के मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स ड्रोसोफिला यानी कि फ्रूट फ्लाई पर ही हैं, तो उन्होंने उस प्रयोग के साथ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो ये तो था कि क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया, एक बेस समझाने की कोशिश की, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। एक आगे वाला स्टेप छोड़ दिया है पढ़ने के लिए, जिसमें कि ड्रोसोफिला पर आगे जाके मॉर्गन और अन्य वैज्ञानिकों ने भी प्रयोग किए, उससे संबंधित। फिलहाल इस सेशन में इतनी ही बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।